गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें जेनेटिक कोड। हमने रेप्लिकेशन देख ली, हमने ट्रांसक्रिप्शन देख ली और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। अब ट्रांसलेशन से पहले हमें एक टॉपिक पढ़नी है जिससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन सा? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड आपको क्यों रिक्वायर्ड है उसके पीछे और जेनेटिक कोड की क्या प्रॉपर्टीज होती है उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, समझिएगा। अभी तक जो आपने रेप्लिकेशन देखी बच्चे, उसमें क्या था? डीएनए रेप्लिकेशन में आपने क्या देखा? जो न्यूक्लिक एसिड थे उसी के सीक्वेंस को लेके आपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस बना ली थी। जब आपने एमआरएनए बनाया था तब भी डीएनए की टेम्पलेट का ही यूज किया था और उससे एमआरएनए सिंथेसाइज कर लिया था। लेकिन अब प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होंगे बच्चे? न्यूक्लिक एसिड किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड की ट्रांसफॉर्मेशन किसमें देखना है? एमाइनो एसिड। अब आपको न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस यूज करना है और क्या बनाना है? एमाइनो एसिड। तो ऐसे सिंथेसिस को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो अब हमें न्यूक्लिक एसिड में जो आपने डीएनए की रेप्लिकेशन देखी, आरएनए बनाया, अब उसके सीक्वेंस, उस एमआरएनए पे जो सीक्वेंस है उसको किसमें ट्रांसफॉर्म करना है? उसको ट्रांसफॉर्म करना है एमाइनो एसिड में। और वो किससे पॉसिबल होगा? जेनेटिक कोड से। मतलब अब न्यूक्लियोटाइड को हमें किसमें ट्रांसफॉर्म करना है? एमाइनो एसिड के फॉर्म में, तभी तो क्या बनेगा? प्रोटीन। आप जानते हैं प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है? एमाइनो एसिड। तो हमें जेनेटिक कोड क्यों रिक्वायर्ड हुआ? क्योंकि एमआरएनए पे क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे कुछ कोडॉन, और एमआरएनए की लैंग्वेज किसके फॉर्म में कोड होगी? जेनेटिक कोड की फॉर्म में। और उसी को हम फिर वापस जो है वो किसमें आपको डेसिफर्ड करना है? आपको जो है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो याद रखना है, अब हमें न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनाने, अब हमें न्यूक्लियोटाइड से क्या बनानी है? एमाइनो एसिड। और उसके लिए हम कौन यूज करेंगे? एमआरएनए पे जो प्रेजेंट लैंग्वेज को, और उसी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। तो एग्जाम में आएगा जेनेटिक कोड क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन, लैंग्वेज ऑन एमआरएनए। लैंग्वेज ऑन एमआरएनए क्या कहलाएगा बच्चे? जेनेटिक कोड। तो एमआरएनए पे सर्टेन लैंग्वेज कोड होती है और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं जेनेटिक कोड। एग्जाम में आएगा जेनेटिक कोड जो है वो हमारे पास किसने डिस्कवर्ड की? तो प्रपोज्ड बाय, सारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लें, प्रपोज्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, जॉर्ज गेमो। फिर सेकेंड साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा बच्चे, जो हमने अभी 64 कोडन बनाया उससे रिलेटेड साइंटिस्ट की एविडेंस। वन साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा बच्चे, नायरनबर्ग। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने आप जेनेटिक कोड की जो है डेसिफर्ड नेचर बताई, और इसके लिए क्या क्या यूज किया वो एग्जाम में पूछा जाता है, समझिएगा। इन्होंने सबसे पहले यूज की बच्चे सेब्रल यू। अब सेब्रल यू यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा पॉलीफेनाइलानिन। क्या मिलेगा? पॉलीफेनाइलानिन। तो इन्होंने क्या किया बच्चे, ध्यान से समझेंगे, इन्होंने 20 ली टेस्ट ट्यूब और क्या किया? यू 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 यूज किया और ये पता करने की कोशिश की कि यू 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 किसको कोड करता है। तो उन्हें क्या मिला? यू 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 किसको कोड करता है? फेनाइलानिन को। फिर इन्होंने क्या यूज की? मतलब केवल सेब्रल यू, आपको यू 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 यूज करना है, मतलब सिंगल आपको बेस पेयर की रिपीटेशन। दूसरा, सेकेंड इन्होंने यूज की क्या? ए, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजनस बेस कितने हैं बच्चे? 4, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो ए यूज की। तो देखिए यू 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 क्या बताता है बच्चे? फेनाइलानिन। ए क्या करेगा? तो ए खोजिए, इस 64 में ए हमारे पास कहाँ है? तो ए जो है हमारे पास ए और ए, देखिए ए किसको कोड कर रहा है बच्चे? लाइसिन को। तो यहाँ क्या मिला? पॉलीलाइसिन। फिर टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या यूज की? जी जी जी, सेब्रल जी। तो देखिए जी 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 बच्चे किसको कोड कर रहा है? जी 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 किसको कोड कर रहा है? ग्लाइसिन को। तो इन्हें मिला पॉली ग्लाइसिन। बट क्या नहीं कोड कर पाए? पॉली सी।
पॉलीसी अभी आप जानते हैं सीसीसी क्या बनाता है बच्चे, सीसीसी बनाता है प्रोलीन, लेकिन प्रोलीन को ये डिस्कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि प्रोलीन की डेसिफर्ड ये नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि जैसे इन्होंने सीसीसी यूज की तो क्या हो गया, इनको सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए की मिल गई, तो ये आपको पॉलीसी आपको जो है वो डेसिफर्ड नहीं कर पाए थे। तो एग्जाम में आएगा पॉलीसी नॉट डेसिफर्ड बाय, नॉट डेसिफर्ड बाय, किससे डेसिफर्ड नहीं हुआ, नायरनबर्ग। क्यों आपको जो है डेसिफर्ड नहीं कर पाए, ड्यू टू ऑब्टेनिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनको सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिल गया। तो आपको क्या याद रखना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको मिलने के कारण पॉलीसी डेसिफर्ड कौन नहीं कर पाए, आपको जो है नायरनबर्ग। तो हमें क्या याद रखना है, अभी जो हम 64 कोडॉन यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं जो एनसीईआरटी ने भी इंक्लूड किया है, इस 64 कोडॉन के लिए अब हम जानते हैं कि हमारे पास यूयूयू किसको कोड करता है, फेनाइलानीन को, यूयूए किसको कोड करता है, ल्यूसीन को, अगर सीयूयू है तो ल्यूसीन को, जीजीजी तो ग्लाइसिन को। तो ये हम क्यों जान पाए हैं, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ 3 साइंटिस्ट। पहला नाम क्या याद रखिएगा, नायरनबर्ग एंड मथाई, दूसरा इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना। तो आपको इन सब साइंटिस्ट के आपको जो है जेनेटिक एविडेंस के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जेनेटिक कोड फर्स्ट प्रपोज किसने की, तो जॉर्ज गेमो। जेनेटिक कोड में क्या होता है, लैंग्वेज कोड होती है एमआरएनए में, जो वो किस फॉर्म में, जेनेटिक कोड की फॉर्म में। अब इसी को फिर वापस किस में यूज करना है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो एग्जाम में आएगा कि नायरनबर्ग एंड मथाई ने सबसे पहले क्या किया, तो पहले सेब्रल यू यूज की, तो क्या मिला, फेनाइलानीन। सेब्रल ए यूज किया तो क्या मिला, पॉलीलाइसिन। और 20 टेस्ट ट्यूब में आपको यूज करके ये बताया कि यूयूयू क्या कोड करेगा, फेनाइलानीन को, ए किसको कोड करेगा, लाइसिन को। सीसीसी वो डिस्कवर्ड नहीं कर पाए थे, सीसीसी बाद में पता चला कि सीसीसी किसको कोड करते हैं, तो आपको जो है प्रोलीन को। फिर उन्होंने बताया जीजीजी किसको कोड करेगा, ग्लाइसिन को। तो फर्स्ट पूछा जाएगा कि सिंगल बेस पेयर की रिपीटेशन से पॉली यू, पॉली ए, पॉली सी, पॉली जी ऐसा यूज किसने किया, नायरनबर्ग एंड मथाई ने। और इनको कौन सी स्ट्रक्चर नहीं मिल पाई, तो ऑप्शन में टिक करेंगे पॉलीसी। पॉलीसी से इन्हें क्या मिला, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हाँ अभी सीसीसी बच्चे समझिएगा, सीसीसी क्या करता है, सीसीसी अभी कोड करता है किसे, सीसीसी आप जानते हैं कोड करता है, यहाँ देखिए सीसीसी ये है, सीसीसी किसको कोड करता है बच्चे, अभी प्रोलीन को। लेकिन ये प्रोलीन, ये आपको जो है प्रोलीन सीसीसी से कोड होता है, ये कौन नहीं बता पाए, नायरनबर्ग। क्योंकि जैसे इन्होंने सीसीसी यूज किया तो वो आपको जो है वो इन्हें आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिल गई। हाँ बाद में हरगोविंद खुराना, अभी बताएंगे हरगोविंद खुराना ने क्या किया। हरगोविंद खुराना ने ए की जगह क्या यूज की, आपको सिंगल बेस की जगह 2 बेस यूज की। और तब इन्होंने और बताया कि हमारे पास जेनेटिक कोड जो है वो कैसे, आपको सीसीसी है तो किसको कोड करेगा, यूयूयू है तो किसको कोड करेगा। अभी हरगोविंद खुराना का नाम लिखेंगे बच्चे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है कि इन्होंने जब आपको टेस्ट ट्यूब में यूज की यूयूयू तो इन्हें फेनाइलानीन मिल गया, ए कोड की तो लाइसिन, और आपको जो है पॉली जी यूज की तो मिल गया ग्लाइसिन। लेकिन जब आपको इन्होंने पॉली सी यूज किया तो वो क्या कर लिया, कंप्लीमेंट्री बेस से कंबाइंड होके और 2 स्ट्रैंड आपस में कौन सी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। क्लियर बच्चे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि सेब्रल यू, सेब्रल ए, सेब्रल जी और सेब्रल सी किसने यूज की, नायरनबर्ग एंड मथाई ने। तो इन्हें सेब्रल यू यूज करने से क्या मिला, फेनाइलानीन। सेब्रल ए यूज करने से क्या मिला, लाइसिन। सेब्रल जी यूज करने से क्या मिला, ग्लाइसिन। और सेब्रल सी वो डेसिफर्ड नहीं कर पाए थे। तो एग्जाम में ये भी आता है कि आपको जो है नायरनबर्ग एंड मथाई फेल किस में कर गए थे, सेब्रल सी। सेब्रल सी अभी हम जानते हैं प्रोलीन को कोड करता है, मतलब सीसीसी प्रोलीन को कोड करता है। लेकिन ये कौन नहीं फाइंड आउट कर पाए थे, नायरनबर्ग। क्यों, क्योंकि जब उन्होंने सेब्रल सी यूज की थी तो उस समय उन्हें क्या मिला था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सारे कोड याद करने नहीं, हम बताएंगे बच्चे, अभी सब बताएंगे कौन कौन कोड याद करने, सभी नहीं। तो हमें क्या याद रखना है, नायरनबर्ग एंड मथाई के कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया बच्चे कि इन्होंने
पॉली यू, पॉली सी, पॉली जी और पॉली ए यूज की, बट फेल किस में कर गए? पॉली से में। पॉली यू से इन्होंने क्या कोड की? फेनाइलानीन। पॉली ए से क्या कोड किया? लाइसिन। और पॉली जी से क्या कोड किया? ग्लाइसिन। फेल किस में कर गए? फेल कर गए पॉली सी में। अब इसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए? इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट। कौन से? हरगोविंद खुराना। अब उनकी कंट्रीब्यूशन देखने से पहले इस ये पॉइंट की आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम अब इसको रब करके हम लोग जेनेटिक कोड के हरगोविंद खुराना का आपको कंसेप्ट देखे कि उन्होंने क्या यूज की। ये समझ में आ गया बच्चे? अब इस बताया जाएगा कौन कौन कोड याद करना है, सारे कोड नहीं, बस जेनेटिक कोड के फीचर और कुछ कोड आपको याद रहना चाहिए। क्लियर बच्चे? अब इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम यहाँ भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में आगे बढ़े। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए पहले आप इसके इस 3 एविडेंस के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के आपको स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बताएं हरगोविंद खुराना का क्या कंट्रीब्यूशन था। हो गए? चलिए नेक्स्ट, सारे फीचर को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट, एच.जी. खुराना। अब हरगोविंद खुराना की क्या आपको मिलेंगे, समझेंगे। एच.जी. खुराना की क्या, ये कौन थे? इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट। एच.जी. खुराना की क्या कंट्रीब्यूशन थी जेनेटिक कोड में? ध्यान से समझेंगे, ये एग्जाम में आता है। अभी आपने जो देखा नैरेनबर्ग ने क्या यूज की थी बच्चे? होमोपॉलीमर, मतलब एक ही तरह का पॉलीमर यूज किया। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा, होमोपॉलीमर यूज बाय, तो आप नैरेनबर्ग एंड मेथाइल पूछा जाएगा। होमोपॉलीमर के साथ कोपॉलीमर कौन यूज किए? नैरेनबर्ग के बाद कौन सा? एच.जी. खुराना। इन्होंने क्या यूज किए? होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। सब पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान से समझिएगा इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, इस सब पे क्वेश्चन फ्रेम होगा। मान लीजिए इन्होंने सिंगल बेस की जगह 2 बेस यूज की, तो सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू, तो हमने कितने बेस यूज किया बच्चे? 1 बेस की जगह 2 बेस, सी यू। तो देखिए यहां इनको 2 पैटर्न्स मिले। देखिएगा अब आपके पास ये लिस्ट है, CUC किसको कोड करता है? तो CUC, देखिए CUC किसको कोड करता है बच्चे? ल्यूसीन को। तो यहां पर इन्हें क्या मिला? ल्यूसीन। ध्यान से समझिएगा। फिर है UCU, UCU किसको कोड करता है बच्चे? सेरीन। फिर CUC किसको कोड करेगा? ल्यूसीन। UCU किसको कोड करेगा? सेरीन। तो जैसे नैरेनबर्ग एंड मेथाई ने होमोपॉलीमर यूज की, सेब्रल U, सेब्रल C, सेब्रल G, सेब्रल A, मॉडिफाइड कर दिया हरगोविंद खुराना ने। इन प्लेस ऑफ सिंगल बेस कितनी बेस यूज की बच्चे? 2। तो इन्हें और पता चल गया कि वहां उन्हें केवल 4 में 3 ही सक्सेस मिला था, 1 जो है फेल कर गया था। कौन सा? पॉलिसी। लेकिन इनको क्या मिला? और अधिक आपको इंफॉर्मेशन मिली कि आपको जो है CU किसको कोड करेगा? सेरीन को। CUC किसको कोड करेगा? ल्यूसीन को। अभी आप जानते हैं 64 कोडन में 61 का जानते हैं कि फंक्शनल कोडन है, और इसमें कौन किसको कोड करता है, लेकिन ये किस साइंटिस्ट के एफर्ट से आया वही हमें देखना है। नैरेनबर्ग ने सेब्रल U यूज की, सेब्रल A, सेब्रल C, सेब्रल G, लेकिन हरगोविंद खुराना ने आपको 2 वर्ड यूज की।
आपको दो बेस पेयर लेंगे तो CU ली तो क्या डेसिफाइड कर लिया कि CUC किसको कोड करेगा, ल्यूसीन को, और UCU किसको कोड करेगा, सेरीन को। यहां भी ये क्या होगा, ल्यूसीन, यहां होगा सेरीन। समझ में आ गया कि अब ये डेसिफाइड हो गया कि UCU क्या करेगा और आपको जो है CUC क्या करेगा। उसी तरह दूसरा देखिए बच्चे, यूजी दो दो बेस लेने हैं इन प्लेस ऑफ सिंगल बेस 2। तो अब क्या आ जाएगा, UGU देखिए किसको कोड कर रहा है, सिस्टीन को। इसी तरह आ जाएगा GUG, देखिए GUG किसको कोड कर रहा है, वेलिन को। फिर आ जाएगा, आपको ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो यहां ये किसको कोड करेगा, सिस्टीन, फिर वेलिन। तो सेब्रल आपको जेनेटिक कोड की नेचर डेसिफाइड हो गई किसकी एक्टिविटी से, हरगोविंद खुराना की। हरगोविंद खुराना ने इन प्लेस ऑफ सिंगल बेस बच्चे कितने यूज किया, 2 बेस, और 2 बेस यूज करने से क्या मिला इन्हें, आपको जो है मोस्ट ऑफ द जेनेटिक कोड डेसिफाइड हो गए। तो एग्जाम में आएगा जेनेटिक कोड की टर्म किसने प्रपोज की, जॉर्ज गेमो। जेनेटिक कोड में जो हम 64 कोडॉन देखते हैं उसमें से 61 क्या है, फंक्शनल। तो कौन से कोडॉन किस एमिनो एसिड को कोड करता है, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें कौन से साइंटिस्ट के एफर्ट से पता चला। तो पहला पूछा जाएगा नैरनबर्ग एंड मैथाई। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, इन्होंने सिंगल ए, सिंगल जी, सिंगल सी और सिंगल यू यूज की। किसमें ये सक्सेस नहीं कर पाए, आपको पॉलिसी फाइंड आउट करने में। फिर दूसरे साइंटिस्ट का एफर्ट आया, कौन सा, इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो है वो आपको क्या किए, 2 एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन यूज किए और मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड डेसिफाइड कर लिए कि आपको जो है अगर GGG किसको कोड करेगा, ये हम अभी जानते हैं वो किसने डेसिफाइड की, आपको जो है वो आप नैरनबर्ग में था। लेकिन आपसे पूछा जाएगा GGC किसको कोड किया, GGA किसको कोड किया, ये किसने निकाली, तो आपको निकाला आपको जो है हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने ऐसे ही कॉम्बिनेशन जैसे हम यूज किया वैसे ही 2 कॉम्बिनेशन यूज कीजिएगा और इस 2 कॉम्बिनेशन से मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड का नेचर पता कर लिया कि कौन सी कोडॉन किसके लिए स्पेसिफाई होगा। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपने RNA बनाई थी कैसे, टेम्पलेट डिपेंडेंट, विदाउट टेम्पलेट कौन बनाएगा, उसमें भी एक एंजाइम से क्वेश्चन आता है। तो आपको हमें 3 फैक्ट समझ में आ गया, एक तो पहले टर्म किसने दी, दूसरा नैरनबर्ग एंड मैथाई ने क्या कंट्रीब्यूट किया, और थर्ड हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना आगे देखेंगे इन्होंने आर्टिफिशियल जीन भी बनाई थी और उसे हम कहते हैं स्टेनाइल tRNA। तो आर्टिफिशियल जीन भी कौन बनाए, हरगोविंद खुराना, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये इंडियन बॉर्न कौन से हैं और आपको अमेरिकन साइंटिस्ट, मतलब इनके स्टडी जो है वो यहाँ हुई, बाकी रिसर्च ये कहाँ की है, अमेरिका में। पहले जर्मनी गए थे लेकिन फिर इनको एलियन वीजा मिला, कहाँ का, एलियन वीजा मिला आपको अमेरिका का। तो आपसे पूछा जाएगा हरगोविंद खुराना की कंट्रीब्यूशन कैसी थी, तो ये 2 बेस पेयर की कॉम्बिनेशन यूज किए। सबको ये 2 बेस पेयर की कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अगर जैसे हमने 2 एग्जांपल बताया, CU का यूज करके या UG का, ऐसे ही डिफरेंट बेस पेयर की कॉम्बिनेशन यूज करके डिफरेंट एमिनो एसिड को कोड कर लिया कि कौन सी जेनेटिक कोड किस एमिनो एसिड को कोड करता है। अब हमें एक और साइंटिस्ट देखना है जिनने आपको विदाउट टेम्पलेट या विट्रो सिंथेसिस की, किससे, mRNA की। तो ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नैरनबर्ग की कंट्रीब्यूशन, खुराना की कंट्रीब्यूशन और टर्म जेनेटिक कोड किसने दिया। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे जो है रेस्ट फीचर देखें। ले लिए, चलिए।
अब नेक्स्ट समझे। तो फर्स्ट आपको टर्म पूछा जाएगा, दूसरे आते हैं नायरेनबर्ग की कंसेप्ट, थर्ड आते हैं एच.जी. खुराना। तीनों की आपको जो है कंट्रीब्यूशन समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आएगा एक साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, सेवेरो ओकावा। इन्होंने क्या डिस्कवर्ड की, एक एंजाइम, और इस एंजाइम का काम क्या है, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एमआरएनए बना के देता है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एमआरएनए। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एमआरएनए कौन बना के देगा, तो आपको एंजाइम जो इस साइंटिस्ट के नाम पर याद रखिएगा, सेवेरो ओकावा एंजाइम। आपने क्या देखा था बच्चे, आपने देखा था टेम्पलेट से क्या बनाते हैं, एमआरएनए। बट एग्जाम में आएगा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एमआरएनए कौन बनाएगा, तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एमआरएनए कौन बनाएंगे, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, सेवेरो ओकावा एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या है, ये विट्रो कल्चर में क्या बना के देगा, आरएनए। तो आरएनए विदाउट टेम्पलेट कौन बना के देता है, तो ये एंजाइम। तो आपको हमें 3 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन पहले देखी थी, फोर्थ याद रखिएगा आपको, जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट क्या बनाएगा, एमआरएनए। ये भी नीट में पूछा जाता है कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एमआरएनए आपको बनानी हो तो कौन से साइंटिस्ट या कौन से एंजाइम की आप यूज करेंगे। तो हमें जेनेटिक कोड की हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से 4 फैक्ट समझ में आ गया कि अभी जो जेनेटिक कोड है उससे किसने प्रपोज की, वो याद रखना है। सेब्रल ए किसने यूज की, 2 आपको बेस पेयर की कॉम्बिनेशन किसने यूज की, और कौन से ऐसी एंजाइम है जो विदाउट टेम्पलेट क्या बना के देगा, एमआरएनए। क्लियर बच्चे। अब नेक्स्ट समझेंगे। आपसे पूछा जाएगा जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज, एक क्वेश्चन तो आते हैं बस हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे, या दूसरे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं किस पे, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज पे। अब जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज में पहला याद रखिएगा क्या, फर्स्ट, ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज एग्जाम में आएंगे। फर्स्ट आएगा जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड कैसे हैं बच्चे, ट्रिपलेट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जेनेटिक कोड की क्या याद रखना है बच्चे, जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, ट्रिपलेट। अब ध्यान से समझिएगा जेनेटिक कोड ट्रिपलेट क्यों है, समझिए। हमने एक लाइन लिखा प्रॉपर्टीज में जेनेटिक कोड ट्रिपलेट, अब इसके पीछे रीजन समझिएगा। मान लीजिए आपके पास बेस कितने हैं बच्चे, 4, UCAG। अगर आपने सिंगलेट पैटर्न लिखा होता बच्चे तो पॉसिबल कोडन कितने बनते, तो बनते 4, समझिएगा। अगर हमने 4 लिया होता, 4 आपको जो है बेस लिया होता और सिंगलेट पैटर्न ली होती, तो सिंगलेट पैटर्न में नंबर ऑफ पॉसिबल कोडन कितना बनता बच्चा, नंबर ऑफ पॉसिबल कोडन बनते 4। दूसरा समझिएगा, अगर हमने 4 बेस ली होती और डबलेट कॉम्बिनेशन लिया होता, कौन सा कॉम्बिनेशन लिया होता, डबलेट। डबलेट लिया होता तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनते, 4 into 4 मतलब कितने होते बच्चे, आपको 16। तो ये कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 16। बट कोडेड एमिनो एसिड बच्चे कितने होते हैं, आप कोडेड एमिनो एसिड याद रखते हैं कितने होते हैं, 20। तो कम से कम 20 कोडॉन के लिए, 20 एमिनो एसिड के लिए 20 तो चाहिए ही। ये क्या, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है डबलेट से, नहीं। डबलेट से हमें कितने एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कोडॉन मिल रहा है, 16। बट कोडेड एमिनो एसिड कितनी है, कोडेड एमिनो एसिड है बच्चे 20, तो एटलीस्ट 20 तो कोडॉन चाहिए। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ही क्यों है, तो आंसर क्या होगा, जेनेटिक कोड की सिंगलेट पैटर्न लेंगे तो कितने कोडॉन मिलेंगे, 4। डबलेट लेते पॉसिबिलिटी तो 16, और 16 से हम 20 कोडेड एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकते, इसलिए एटलीस्ट 20 के लिए 20 चाहिए ही। तो वो क्राइटेरिया किससे सेटिस्फाई होगा, ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट लेते हैं बच्चे तो ट्रिपलेट में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ट्रिपलेट फॉर्म में आपको मिलेंगे 64, और 64 आसानी से किसको कोड कर सकता है, 20 एमिनो एसिड को। तो आपको क्या याद रखना है बच्चे, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट क्यों होते हैं, उसका आंसर क्या याद रखना है,
कि अगर हम सिंगलेट को पैटर्न लेंगे तो हमारे पास एमिनो एसिड कितने मिलेंगे, एमिनो एसिड को कोड करने के लिए केवल 4 कोडन होगा। अगर डबलेट लेते हैं तो पॉसिबल कोडन कितने बनेंगे, 16। अगर हमारे पास ट्रिपलेट लेंगे तो पॉसिबल कोडन कितना बनेगा, 64। तो क्या 16 से हम 20 को कोड कर सकते हैं, नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा कि जेनेटिक कोड में कोड आपको जो है कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तो होनी ही चाहिए। किसके लिए, आपको ईच एमिनो एसिड को कोड करने के लिए, क्योंकि कोडेड एमिनो एसिड कौन है, आपको जो है 20। कोडेड मतलब वैसी एमिनो एसिड जिससे क्या बने, प्रोटीन। और 20 के क्राइटेरिया को कौन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चे, 20 के क्राइटेरिया को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रिपलेट। समझ में आ गया कि जेनेटिक कोड सिंगलेट होने से वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि 4 कोडन मिल रहे हैं, डबलेट से 16 और ट्रिपलेट होने पर क्या मिलेगा, 64। तो एग्जाम में आएगा जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ही क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास डबलेट और सिंगलेट 20 कोडेड एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। कंसेप्ट समझ में आ गया। एग्जाम में आएगा वाई जेनेटिक कोड और ट्रिपलेट, सारे जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ही क्यों है, तो आंसर क्या होगा, टोटल कोडेड एमिनो एसिड कितने हैं, 20। तो उसके लिए एटलीस्ट 20 कोडन तो चाहिए, और इस क्राइटेरिया को कौन सेटिस्फाई करता है, जब जेनेटिक कोड क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। हाँ नहीं, वैसे पॉसिबल क्वेश्चन हम अभी आपको देंगे बच्चे, रुकिए, वैसे भी क्वेश्चन देंगे। जब 64 क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें आपको जो है उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 64 में ही क्या हो रहा है, 20 कोडेड एमिनो एसिड को कोड करने के लिए एडेक्वेट मिल जाएगा कोडन। तो हम जो है वो आपको जो है ट्रिपलेट के आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर बच्चे। लेकिन उस वैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में देगा, हम भी आपको देते हैं अभी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा जेनेटिक कोड की नेचर कैसी है, ट्रिपलेट। और क्यों ट्रिपलेट है सबको समझ में आ गया कि सिंगलेट से 4 कोडन ही मिल पा रहे हैं, डबलेट से 16 मिल पा रहा है, और जो 20 को कोड नहीं करेगा, तभी हम एमिनो एसिड को जो है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है कोडन, तो ट्रिपलेट पैटर्न्स में। अब ट्रिपलेट पैटर्न्स क्यों पॉसिबल है, उसके रीजन समझ में आ गए बच्चे। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको इस पे क्वेश्चन बताएं। ट्रिपलेट पैटर्न्स पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको देखें। इसके स्क्रीनशॉट ले। सर हाँ बोलिए बच्चे। ये समझ में नहीं आया सर। नहीं समझ में, देखिए हमारे पास कोडेड एमिनो एसिड कितने हैं, समझिएगा। कोडेड एमिनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होता है वो कितने हैं बच्चे, 20। ध्यान से समझिए, जहां नहीं समझ में आया बोलिए। 20 कौन से सर, 20 हमारे पास चाहिए कोडेड एमिनो एसिड। क्लियर, ये कौन से होते सर? देखिए कोडेड एमिनो एसिड कितने चाहिए, 20 क्या होना चाहिए, कोडेड एमिनो एसिड। अब 20 कोडेड एमिनो एसिड के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है एटलीस्ट 20 कोडन होना चाहिए। तो क्या सिंगलेट से 20 कोडन अवेलेबल हो रहा है, नहीं। सिंगलेट पैटर्न्स मतलब 4 कॉम्बिनेशन हम लेंगे, U अलग, C अलग, A अलग, G अलग, तो कितने कोडन बनेगा बच्चे आपको 4। अगर हम डबलेट लेते तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना बनता बच्चे, 16। जैसे UC एक साथ होता, नहीं आपको CG एक साथ होगा, तो ऐसे पॉसिबिलिटी कितने होंगे, 16। और 16 से भी हम 20 कोडेड एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं, नहीं। तो एटलीस्ट हमें 20 के लिए क्या चाहिए बच्चे, 20 कोडन। और ये क्राइटेरिया कौन सेटिस्फाई करता है, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है जब जेनेटिक कोड कैसी होगी, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट होगा तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 4 into 4 into 4, मतलब कितने पॉसिबल आपको कॉम्बिनेशन बनेंगे, 64। क्लियर बच्चे, क्लियर हो गया। 20 कोडेड अमीनो एसिड कौन से होते हैं सर? हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए याद रखना है हमें टोटल कितने चाहिए, सब बोर्ड पे लिखा हुआ है। यही 20 कोडेड एमिनो एसिड यूज होते हैं, फेनाइललानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन। तो टोटल कोडेड एमिनो एसिड हमें कितने होते हैं बच्चे, 20। और उसके लिए हमें कितने कोडन चाहिए था, एटलीस्ट 20। और ये क्राइटेरिया कौन सेटिस्फाई करेगा, सिंगलेट और डबलेट कर पाएगा, नहीं। सिंगलेट में क्या मिलेगा, 4 कोडन, डबलेट में 16, और ट्रिपलेट लेंगे तो क्या मिलेगा, 64। समझ आ गया बच्चे। टोटल 20 एमिनो एसिड हमें चाहिए, तो टोटल 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कितने कोडन चाहिए, 20। और ये क्राइटेरिया कब सेटिस्फाई होगी, जब जेनेटिक कोड कैसा होगा, ट्रिपलेट। तो एग्जाम में आएगा सिंपल क्वेश्चन, व्हाई जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। आपका आंसर क्या होगा, एज वी हैव 20 कोडेड एमिनो एसिड। और 20 कोडेड एमिनो एसिड को कोड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 20 कोडन। और इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कौन करता है, ट्रिपलेट पैटर्न्स।
क्योंकि सिंगलेट और डबलेट से हम मैक्सिमम कितने अमीनो एसिड तक डबलेट में ऑब्टेन होगा, आपको 4 कोडॉन कितने अवेलेबल होंगे, 4 × 4 16, और 16 कोडॉन से हम 20 अमीनो एसिड को कोड। क्लियर बच्चे, समझ में आया? समझ आ गया? चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इस पे क्वेश्चन कराएं ट्रिपलेट पे। सारे कंसेप्ट आपको जो है कंसेप्ट याद रखना है। अब नेक्स्ट समझिएगा बच्चे, हम इस पे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, तो आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ टेट्राहाइनीमा accounts 5 nitrogenous base in place of 4 and genetic code are of triplet nature, find possible कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक कोड। मेडिकल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं, आपका आंसर बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर टेट्राहाइनीमा आगे देखिएगा सीलिएट प्रोटोजोन्स है, उसमें 4 की जगह 5 अगर नाइट्रोजनस बेस ले लिया जाए और जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ही हो, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन कितने बनेंगे बच्चे, बताइए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में आता है। In if tetrahynema accounts 5 nitrogenous base in place of 4 and genetic code are of triplet nature, the possible combination of genetic code। सही है लक्षिता बच्चे, आपका आंसर सही है। सही है कौशिका, सही है मुस्कान। बस सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। सही है पारुल। बच्चे क्या करना है, 5 पे पावर कर देना है क्यूब, मतलब 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा, 125। समझ में आ गया? ये आंसर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा 5 × 5 × 5, मतलब आपके पास आ जाएगा 5 की क्यूब फॉर्म, क्यों ट्रिपलेट है, मतलब कितने, 125। सबको क्लियर हो गया? सही है रोहित, सही है पारुल। अब समझ में आ गया बच्चे कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट क्यों था, क्योंकि हमें चाहिए थे 20 एमिनो एसिड को कोड करने वाला एटलीस्ट 20 कोडॉन, और ये तभी मिलेगा जब हम ट्रिपलेट पैटर्न आएंगे। या कभी कभी पर इस पर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, जैसे हमने अभी हाइपोथेटिकल दिया कि 4 की जगह 5 एमिनो एसिड हो, 5 बेस पेयर हो, तो कितने कोडॉन अवेलेबल होंगे अगर ट्रिपलेट होगा तो आंसर होगा 125। अगर मान लीजिए होता 5 और डबलेट होता तो 5 का स्क्वायर हो जाता 25। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे निकालना है समझ में आ गया, और उस पर क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। क्लियर बच्चे? ऐसे क्वेश्चन सबके बन जाएंगे कि यहाँ टेट्राहाइनीमा एक सीलिएट प्रोटोजोन्स है, वैसे कुछ भी नाम दे सकता है, उसमें हाइपोथेटिकल दे देगा कि 4 बेस नहीं हो, 6 बेस हो, 7 हो, डबलेट हो, ट्रिपलेट हो। तो डबलेट होगा तो आप स्क्वायर कर देंगे, ट्रिपलेट होगा तो क्यूब कर देंगे। समझ में आ गया बच्चे? तो पहली प्रॉपर्टी थी जेनेटिक कोड कैसी है, जेनेटिक कोड है ट्रिपलेट, और उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन। अब हम इसके स्क्रीनशॉट ले इस क्वेश्चन की, फिर हम आए दूसरे प्रॉपर्टीज पे। देखिए बच्चे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने देख ली, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। दूसरी प्रॉपर्टी सबसे अधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं,
जेनेटिक कोड आर ऑफ डीजेनरेट नेचर। इस पे बहुत अधिक क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं, तो इसको हम काफी डिटेल में देखेंगे। जेनेटिक कोड आर ऑफ डीजेनरेट नेचर। अब देखिए हमने बोर्ड पे आपको जेनेटिक कोड बताई हुई है, और जेनेटिक कोड हमने क्या लिखा है बच्चे? 64। इसमें से फंक्शनल कितने हैं? 61। 61 कौन सा कोडन है बच्चे? फंक्शनल। और 3 क्या है? स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन को हम एक और नाम से जानते हैं, नॉनसेंस कोडन। मतलब इसके लिए कोई अमीनो एसिड कोड नहीं होगा। तो एग्जाम में आएगा कि जेनेटिक कोड डीजेनरेट क्यों है, उसके पीछे रीजन समझिएगा। आपने अभी देखा है बच्चे, पॉसिबल कोडन कितने चाहिए थे हमें? पॉसिबल कोडन चाहिए था हमारे पास 20, जिससे वो क्या कर सके? 20 कोडेड अमीनो एसिड को कोड कर सके। लेकिन ट्रिपलेट होने से हमारे पास पॉसिबल कोडन कितने बन गए? 64। और 64 आ गया, उसमें से 3 आपके पास यूजलेस है। कौन कौन 3? अब इस टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी। आप में से किन्हीं का क्वेश्चन था टेबल पूरा याद रखना है? नहीं, इसलिए हम अभी तक टेबल बनाए हुए थे। अब हमें टेबल की जरूरत होगी। टेबल में केवल 5 याद रखेंगे और 6 काम चल जाएगा। देखिए पहला क्या याद रखना है? UAA UAG, ये स्टॉप कोडन है। ये तो याद होना ही चाहिए सबको। स्टॉप कोडन कौन कौन है बच्चे? UAA और UAG। 1 स्टॉप कोडन और है ये UGA, ये भी स्टॉप कोडन है। तो स्टॉप कोडन हमें कितने याद रखने हैं बच्चे? 3। एक UAA, एक UAG और एक UGA। तो स्टॉप कोडन कितने हैं? 3। ये तो सबको याद होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप कोडन जब आएगा तो ये आएगा UAA UAG और UGA। स्टॉप कोडन याद रखना है। फिर पूछा जाएगा हमारे पास इनिशिएशन कोडन कौन है? इनिशिएशन कोडन जिससे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी, स्टॉप कोडन जिससे प्रोटीन सिंथेसिस रुकेगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस से पहले जेनेटिक कोड क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इससे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। और प्रोटीन सिंथेसिस शुरू किससे होगी? इनिशिएशन। इनिशिएशन कोडन में 2 याद रखना है बच्चे। एक AUG, AUG किसको कोड करता है? मिथ्योनिन। और दूसरा याद रखना है GUG, GUG भी किसको कोड करता है? आपको ये जो है, आपको यहां पर किसको कोड करा है? वेलिन को। लेकिन जब ये यूज होगा इनिशिएशन कोडन, तो ये भी कैसे किसको कोड करेगा? मिथ्योनिन। तो एग्जाम में आएगा GUG और AUG दोनों याद रखना है इनिशिएशन कोडन। और UAA UAG और UGA कैसे याद रखना है बच्चे? स्टॉप कोडन। तो अभी हमें सिंपल क्या देखना है? स्टॉप कोडन कितने हैं? 3, UAA UAG और UGA। इसके बाद फंक्शनल कोडन कितने हैं? 61। अब हमें चाहिए कितने थे बच्चे? चाहिए था हमें 20, मिल गया कितना? 61। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे कोडन होंगे जो एक से अधिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और यही हमारे पास कौन सा नेचर देता है? डीजेनरेट। डीजेनरेट नेचर कहने का मतलब होता है 1 अमीनो एसिड कोडेड बाय सेवरल कोडन। जैसे आपके पास एक अमीनो एसिड है और उसके लिए एक से अधिक कोडन अवेलेबल हो, तो उसको हम कौन सी नेचर कहेंगे? डीजेनरेट। और डीजेनरेट नेचर क्यों आया? क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट कितने की थी? 20 कोडन की। और हमने ट्रिपलेट नेचर में कितने कोडन अवेलेबल करा लिया? 64, जिसमें हमारे लिए काम का कितना है? 61। और 61 है और हमें चाहिए कितना? केवल चाहिए था 20। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे कोडन हैं जो अलग अलग आपको अमीनो एसिड को कोड नहीं करके एक ही अमीनो एसिड को कोड करने वाले सेवरल ऐसे कोडन मिलेंगे। तो अब आपको पूछा जाएगा 1 अमीनो एसिड कोडेड बाय सेवरल कोडन, इसे हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट नेचर। तो डीजेनरेट नेचर का मतलब क्या होता है? डीजेनरेट नेचर का मतलब होता है 1 अमीनो एसिड कोडेड बाय सेवरल कोडन। तो 1 अमीनो एसिड को सेवरल कोडन हम जो है वो अवेलेबल करा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो है वो कोडन की नंबर 61 है। तो इससे हमें 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्या? जेनेटिक कोड की डीजेनरेट नेचर
जो है वो क्यों रिक्वायर्ड होता है? तो आंसर होगा कि हमारे पास जो है फंक्शनल कोडॉन कितने हैं? 61। हमें चाहिए कितना था? 20। अवेलेबल कितने हैं? 61। इसका मतलब एडिक्वेट कोडॉन अवेलेबल है। तो बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड है जो अलग अलग आपको जेनेटिक कोड से कोड होंगे। अब इसी को हम जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है इसको देखिएगा। एग्जाम में आएगा मैक्सिमम डीजेनरेट नेचर किसकी होगी? तो सबसे अधिक कोडॉन किसके लिए अवेलेबल है? तो देखिए यहां देखिएगा आपको 3 कोडॉन ऐसे मिलेंगे, समझिएगा। एक मिलेगा ल्यूसीन, एक मिलेगा आर्जिनिन और एक मिलेगा सेरिन। इन 3 के लिए देखिएगा बच्चे 6 कोडॉन अवेलेबल है। तो 6 कोडॉन अवेलेबल है मतलब मैक्सिमम डीजेनरेट नेचर। तो एग्जाम में आएगा 6 कोडॉन किसके लिए अवेलेबल है? तो 3 अमीनो एसिड ल्यूसीन, आर्जिनिन और सेरिन। देखिए आप ल्यूसीन के लिए देखिए ये 2 और ये 4, तो कितने हो गए बच्चे? 6। आर्जिनिन के लिए देखिए, आर्जिनिन के लिए भी कितने होंगे? 6। आर्जिनिन के लिए देखिए ये 2 ये 4, आर्जिनिन के लिए भी 6। सेरिन के लिए भी 6 होगा। सेरिन के लिए आपको 6, ये सेरिन यहां कोड हो रहा है, क्लियर। फिर यहां सेरिन को कोड कर रहे हैं, तो सेरिन के लिए हमारे पास कितने हैं? सेरिन के लिए आपके पास है 6। तो 6 हमारे पास किसके लिए है? ल्यूसीन, आर्जिनिन और सेरिन। तो सेरिन के लिए हमारे पास 6, ल्यूसीन के लिए भी 6 और आर्जिनिन के लिए भी 6। तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन क्या कि मैक्सिमम डीजेनरेट नेचर कौन परफॉर्म करता है? तो आंसर में क्या सर्च कीजिएगा? ल्यूसीन, आर्जिनिन और सेरिन। तो पहले हमें पहली प्रॉपर्टीज हमने क्या सीख ली? जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। क्यों ट्रिपलेट है वो समझ में आ गया। अब दूसरा याद रखना है, जेनेटिक कोड आर ऑफ डीजेनरेट नेचर, और डीजेनरेट नेचर में हमें देखना है कि मैक्सिमम डीजेनरेसी कौन परफॉर्म करता है। तो अभी लिखेंगे ल्यूसीन, आर्जिनिन और सेरिन। इसलिए हमने इस बोर्ड पे आपको जो है वो 64 कोडन पहले बना दी थी कि जिससे आपको पता चले कि मैक्सिमम डीजेनरेट नेचर कौन परफॉर्म करेगा। और इस टेबल में कौन कौन याद रखने हैं बच्चे? 5 स्टॉप कोडन और 2 इनिशिएशन। अभी हम इनिशिएशन कोडन आगे लिखेंगे, AUG और GUG। 5 याद रखेंगे, काम चल जाएगा। फिर पूछा जाएगा मैक्सिमम डीजेनरेट नेचर कौन? तो ल्यूसीन, आर्जिनिन और सेरिन, क्योंकि इसके लिए कितने कोडन अवेलेबल हैं बच्चे? 6। तो हम डीजेनरेट नेचर क्यों रिक्वायर्ड है समझ में आ गया कि चाहिए था 20, मिल गया क्या? 61। तो 61 फंक्शनल कोडन है। इसका मतलब एक एमिनो एसिड को एक से अधिक कोडन आपको कोड कर सकता है, और उसी नेचर को हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट। अब इस पे क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम डीजेनरेट नेचर कौन परफॉर्म करता है? तो आंसर में आप सर्च कीजिएगा ल्यूसीन, आर्जिनिन और सेरिन। तो पहले इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम सारे जो है आपको बताएं कि 4 कोडन कितने के लिए अवेलेबल है, 5 कितने के लिए अवेलेबल, 3 कितने के लिए है, 2 कितने के लिए, और डीजेनरेट नेचर कौन नहीं परफॉर्म करता है। इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको आगे देख। कोडन की, हाँ कोडन के भी डिफिनेशन भी बताए थे बच्चे कि लैंग्वेज प्रेजेंट ऑन mRNA क्या कहलाता है? जेनेटिक कोड। अब बच्चे जो बोर्ड पे हमने कोडन बनाई है इतनी देर से, उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? सो अब देखिए, अब एग्जाम में आएगा मैक्सिमम डीजेनरेट नेचर, मैक्सिमम डीजेनरेट नेचर, ये काफी पूछा जाता है। मैक्सिमम डीजेनरेट नेचर मतलब 6 कोडन। 6 कोडन, 6 कोडन किसके किसके लिए अवेलेबल है? ल्यूसीन, आर्जिनिन, सेरिन। L फॉर ल्यूसीन, आर्जिनिन, सेरिन। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम डीजेनरेट नेचर परफॉर्म बाय, तो हम ऑप्शन में सर्च करेंगे ल्यूसीन, आर्जिनिन और सेरिन। देखिए ल्यूसीन के लिए कितने कोडन है? 6। आर्जिनिन के लिए बच्चे कितने हैं? 6। और सेरिन के लिए भी कितने? 6।
तो इन 3 के लिए कितने आपको कोडन है बच्चे? 6। तो मैक्सिमम डिजेनरेट नेचर कौन परफॉर्म करेगा? ल्यूसीन, आर्जिनिन और सेरिन। एक और चीज याद रखिएगा, जिसकी मैक्सिमम डिजेनरेट नेचर है, नेचर में भी सबसे अधिक वही मिलते हैं। नेचर में देखिएगा हर जगह किसके एविडेंस मिलेगी? ल्यूसीन, आर्जिनिन और सेरिन की, क्योंकि वो मैक्सिमम डिजेनरेट नेचर का है। अब बोर्ड पे देख के बोलिएगा 5 कोडन कितने के लिए अवेलेबल है? तो कोई नहीं। 5 कोडन फॉर नो एनी अमीनो एसिड, किसी अमीनो एसिड के लिए 5 कोडन नहीं है। अगला 4 कोडन सेब्रल, नहीं याद रखेंगे। सेब्रल के लिए 4 कोडन है, कभी एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए 4 कोडन किसके लिए? प्रोलीन के लिए 4, थ्रियोनिन के लिए 4, एलानिन के लिए 4, ग्लाइसिन के लिए 4। तो हमें 4 कोडन नहीं पूछा जाएगा। 4 कोडन किसके किसके लिए है? प्रोलीन नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारे के लिए, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन, बहुत सारे हैं। तो 4 कोडन कभी एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ 3 कोडन आएगा। 3 कोडन किसके लिए है? तो 3 कोडन है किसके लिए अवेलेबल? देखिए यही एकमात्र आइसोल्यूसिन, और कोई नहीं। आइसोल्यूसिन के लिए कोडन कितने हैं? 1 2 3। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन होगा, जो स्पेसिफाई हो वही पूछा जाएगा। 3 कोडन किसके लिए बच्चे? तो 3 कोडन फॉर आइसोल्यूसिन। अब 2 कोडन किसके लिए बच्चे? तो 2 कोडन भी सेब्रल। तो 2 कोडन हमें नहीं याद रखने। देखिए 2 कोडन किसके लिए? टायरोसिन 2 कोडन, हिस्टिडीन 2 कोडन, ग्लूटामिन 2। तो 2 भी आपको सेब्रल है, तो एग्जाम में आएगा 2 कोडन भी सेब्रल है, जैसे हिस्टिडीन, फेनाइलानिन। तो 2 वाला भी नहीं याद रखेंगे। हमें याद रखना है कौन? मैक्सिमम डिजेनरेट नेचर, मतलब 6 कोडन, 3 कोडन, 2 कोडन। 2 कोडन नहीं, 2 और 4 सेब्रल है, 5 तो किसी के लिए है नहीं। अब हम इस बोर्ड में जो ये कोडन है इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सारे फैक्ट्स हम लोग ने देख लिए। तो 2 कोडन कितने के लिए अवेलेबल है बच्चे? सेब्रल, हिस्टिडीन, फेनाइलानिन, ग्लूटामिन, बहुत सबके लिए। पूछा जाएगा एक्सेप्शन ऑफ डिजेनरेट नेचर, मतलब डिजेनरेट नेचर के एक्सेप्शन कौन है? कौन सी ऐसी कोडन है जो केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है? तो अभी लिस्ट में 2 ऐसे मिलते, एक मिलता है AUG, AUG कोड करता है एक ही अमीनो एसिड को, मिथियोनिन। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? UGG, UGG केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, ट्रिप्टोफान। तो एग्जाम में आएगा कि ट्रिप्टोफान को कोड करने वाला UGG और मिथियोनिन को कोड करने वाला AUG कौन सा नेचर नहीं परफॉर्म करता? डिजेनरेट। डिजेनरेट मतलब आपने क्या देखा था? 1 अमीनो एसिड आप कोडेड बाय सेवरल कोडन। यहाँ ऐसा नहीं है, मिथियोनिन के लिए एक ही कोडन अवेलेबल है AUG, और ट्रिप्टोफान के लिए एक ही कोडन अवेलेबल है, कौन सा? UGG। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा बच्चे? डिजेनरेट नेचर का मतलब क्या होता है? 1 अमीनो एसिड कोडेड बाय सेवरल कोडन। मैक्सिमम डिजेनरेट नेचर कौन परफॉर्म करेगा? तो ऑप्शन में सर्च कीजिएगा ल्यूसीन, आर्जिनिन, सेरिन। 5 अमीनो एसिड, 5 कोडन किस कौन से अमीनो एसिड के लिए अवेलेबल है? किसी के लिए नहीं। पूछा जाएगा 4, तो सेवरल, लिस्ट में सेवरल है, 4 कभी एग्जाम में नहीं आएगा। 3 कोडन किसके लिए अवेलेबल है? आइसोल्यूसिन, ये एग्जाम में आएगा। 2 कोडन सेवरल, हिस्टिडीन, फेनाइलानिन, ग्लूटामिक एसिड, स्पार्टिक एसिड, सेवरल के लिए। तो 4 और 2 कॉमन है, कभी नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम में आएगा 3 वाला, 6 वाला, और कौन सा डिजेनरेट नेचर के एक्सेप्शन है? तो मिथियोनिन के लिए एक ही कोडन अवेलेबल है AUG, और ट्रिप्टोफान के लिए एक ही कोडन अवेलेबल है UGG। तो ये डिजेनरेट नेचर के क्या है? एक्सेप्शन। 1 फैक्ट्स और पूछा जाता है, 1 हाइपोथेसिस पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने बताया डिजेनरेट से काफी क्वेश्चन आता है। वोबल हाइपोथेसिस एग्जाम में आएगा, व्हाई जेनेटिक कोड आर ऑफ डिजेनरेट नेचर?
तो आपको पॉसिबल रीजन कौन सा पढ़ते हैं? वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस क्या कहता है समझिएगा। वोबल हाइपोथेसिस कहता है किसी जेनेटिक कोड के लिए पहली 2 बेस पेयर ही क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। थर्ड बेस पेयर क्या होता है? नॉन सिग्निफिकेंट। अगर ये बदल भी जाए तब भी एमिनो एसिड की नेचर क्या रहती है? सेम। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वोबल पोजीशन। क्या समझना है? जैसे हमने मान लीजिए यहाँ 4 कोडन लिया, पहला क्या लिया? जी 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 जी, फिर लिया यूसीएजी। तो एमिनो एसिड को कोड करने के लिए क्या देखा हमने? पहली 2 कोडन ही क्या होते हैं? स्पेसिफिक। अगर थर्ड पोजीशन हम चेंज भी कर दे तब भी नेचर ऑफ एमिनो एसिड क्या रहा है? सेम। देखिए थर्ड हमने यू रखा तब भी ग्लाइसिन को कोड करेगा, यू रखा, सी रखा तब भी ग्लाइसिन, ए को भी रखा तब भी ग्लाइसिन, जी को भी रखा तब भी ग्लाइसिन। इसका मतलब वोबल हाइपोथेसिस क्या कहता है? किसी कोडॉन के लिए फर्स्ट 2 बेस पेयर ही क्या होते हैं? सिग्निफिकेंस के। थर्ड बेस पेयर नॉन सिग्निफिकेंस का होता है। अगर उसको हम चेंज भी कर दे तो एमिनो एसिड क्या कोड करता है? सेम। और यही आगे चल के कौन से नेचर को आपको जो ओरिजिनेट्स करता है? डिजेनरेट। तो एग्जाम में आएगा कि हम ये 4 एमिनो एसिड जो 4 कोडॉन एक ही एमिनो एसिड को क्यों कोड कर रहा है? क्योंकि थर्ड बेस सीक्वेंस हमारे पास कैसे होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंस। और इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन कहते हैं? वोबल पोजीशन। तो वोबल हाइपोथेसिस ही आगे चल के क्या देता है? डिजेनरेट नेचर। समझ आ गया सबको कि वोबल हाइपोथेसिस क्या कहता है? फॉर कोडॉन फर्स्ट 2 बेस पेयर are significant and third base pair are of non-significant nature. If we change it थर्ड बेस पेयर जेनेट आपको एमिनो एसिड नेचर रिमेन सेम। इन सर्टेन कंडीशन। इसलिए आप इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? वोबल पोजीशन। तो एग्जाम में आएगा बच्चे क्या कि आपको जेनेटिक कोड डिजेनरेट नेचर है, इसे कौन सी हाइपोथेसिस से डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस का मेन एविडेंस क्या है? कि एमिनो एसिड के लिए 2 ही बेस पेयर, कोडॉन के लिए 2 ही बेस पेयर सिग्निफिकेंट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड बेस पेयर कभी कभी चेंज भी हो जाता है, तो कोडॉन क्या करते हैं? चेंज हो जाएंगे, बट एमिनो एसिड क्या कोड करेगा? और इससे क्या होगी? इससे कौन सी नेचर आएगी? डिजेनरेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिजेनरेट नेचर किस हाइपोथेसिस से कोरिलेटेड है? वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि किसी भी जेनेटिक कोड के लिए केवल 2 बेस पेयर ही क्या है? सिग्निफिकेंट। थर्ड बेस पेयर कभी कभी क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। और वो बदल भी दे तब भी एमिनो एसिड क्या कोड करता है? सेम। जैसे GGU भी कोड करेगा ग्लाइसिन, GGC भी ग्लाइसिन, GGA भी ग्लाइसिन, GGG भी ग्लाइसिन। मतलब ये थर्ड बेस पेयर हमने चेंज भी कर दी तब भी एक ही एमिनो एसिड को कोड कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन है? वोबल पोजीशन। और यही आगे चल के डिजेनरेट नेचर देता है। वन और टर्म्स याद रखिएगा बच्चे, नंबर ऑफ कोडॉन कितने थे? 61। तो हम आगे जब प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे तो हमें टीआरएनए चाहिए होगा। टीआरएनए का नाम क्या है? ट्रांसफर आरएनए। ये एमिनो एसिड लाता है। अगर ये डिजेनरेट नेचर है तो आपको कम टीआरएनए की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? GGU के लिए अलग टीआरएनए चाहिए होता, GGC के लिए अलग, GGA के लिए अलग, GGG के लिए अलग। लेकिन ये सब किसको कोड कर रहा है? ग्लाइसिन को। तो टीआरएनए एक ही चाहिए होगा किसके लिए? इन सब के लिए। तो टीआरएनए की इकोनॉमी को भी कौन फेवर करता है? डिजेनरेट नेचर। अगर डिजेनरेट नेचर नहीं होता बच्चे
तो 61 टीआरएनए की जरूरत होती। अब डिजेनरेट नेचर है तो केवल 20 टीआरएनए से काम चल जाएगा, क्योंकि ग्लाइसिन को कोड करेगा वही टीआरएनए, इस कोडॉन को भी इसको भी आपको आइडेंटिफाई करेगा, इसको भी और इसको भी। तो एग्जाम में आएगा टीआरएनए की इकोनॉमी को भी कौन फेवर करता है? डिजेनरेट नेचर। तो सबसे अधिक जिस पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जेनेटिक कोड पे वो डिजेनरेट नेचर। सबको डिजेनरेट नेचर का क्वेश्चन समझ में आ गया कि डिजेनरेट नेचर क्यों होते हैं? क्योंकि 61 कोडॉन अवेलेबल है और कोडेड एमिनो एसिड कितने? 20। मैक्सिमम डिजेनरेट नेचर कौन परफॉर्म करता है बच्चे? ल्यूसीन, आर्जिनिन, सेरिन। 5 कोडॉन कौन से एमिनो एसिड को कोड करेगा? तो कोई ऐसी एमिनो एसिड नहीं है जिसके लिए 5 कोडॉन। 4 और 2 याद ही नहीं रखने हैं क्योंकि सेब्रल है, उस लिस्ट में देखिएगा 4 भी सेब्रल के लिए है और 2 भी। 3 कोडॉन किसके लिए अवेलेबल है? वो स्पेसिफिक है, आइसोल्यूसिन के लिए 3 कोडॉन अवेलेबल है। जेनेटिक कोड का एक्सेप्शन कौन है? तो जेनेटिक कोड का कि डिजेनरेट नेचर का एक्सेप्शन कौन है? मिथ्योनिन। मिथ्योनिन के लिए एक ही कोडॉन अवेलेबल है, AUG। और ट्रिप्टोफान के लिए भी पूरे लिस्ट में एक ही कोडॉन है, कौन सा? UGG। तो जेनेटिक कोड की डिजेनरेट नेचर का एक्सेप्शन क्या है? तो ऑप्शन में मिलेगा AUG और UGG, क्योंकि UGG ट्रिप्टोफान को कोड कर रहा है और AUG मिथ्योनिन को। पूछा जाएगा कैसे पता चला कि जेनेटिक कोड डिजेनरेट नेचर की है? तो उसको कौन सी हाइपोथेसिस डिस्क्राइब करता है? वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस क्या बताता है? किसी कोडॉन के लिए पहली 2 बेस पेयरिंग कैसी होती है? सिग्निफिकेंट की। 3rd बेस पेयर कैसा होता है? नॉन सिग्निफिकेंट। तो कभी कभी वो चेंज भी कर जाएगा तो एमिनो एसिड की नेचर क्या रहेगी? अनचेंज्ड। तो जेनेटिक कोड की डिजेनरेट नेचर को कौन सी हाइपोथेसिस बताएगा? वोबल हाइपोथेसिस। और 3rd पोजीशन को हम क्या कहते हैं? वोबल पोजीशन। पूछा जाएगा डिजेनरेट नेचर से और क्या फेवर होती है? तो टीआरएनए कम रिक्वायर्ड होगा प्रोटीन सिंथेसिस के समय, नहीं तो फंक्शनल कोडॉन कितने थे? 61। तो 61 टीआरएनए चाहिए था, सबके लिए अलग अलग, लेकिन हमारे पास कोडेड एमिनो एसिड 20 है, तो डिजेनरेट नेचर के कारण आपको हमारे पास टीआरएनए कितने चाहिए? 20। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि टीआरएनए की इकोनॉमी को भी कौन फेवर करेगा? टीआरएनए कम रिक्वायर्ड होगी प्रोटीन सिंथेसिस के समय, क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड कौन से नेचर का है? डिजेनरेट। तो नोट क्या याद रखना है? डिजेनरेट नेचर फेवर टीआरएनए इकोनॉमी, मतलब कम टीआरएनए आपको रिक्वायर्ड होगा कब? प्रोटीन सिंथेसिस के समय। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। तो ये सारे बातें पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम डिजेनरेट नेचर कहां मिलेगा, कौन डिजेनरेट नेचर के एक्सेप्शन है, 3 कोडॉन किसके लिए अवेलेबल है। पूछा जाएगा डिजेनरेट नेचर कौन सी हाइपोथेसिस पर रिलेटेड है? वोबल हाइपोथेसिस। और इससे क्या फेवर होगी? टीआरएनए की इकोनॉमी। तो बच्चे आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम 3rd प्रॉपर्टीज पे आए। हमने 2 प्रॉपर्टीज देख ली, जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट और दूसरा देख लिया जेनेटिक कोड इज ऑफ आर ऑफ डिजेनरेट नेचर। अब 3rd प्रॉपर्टी पे आए। सिक्सटी वन क्यों? समझिएगा प्रेरक बच्चे, 3 है स्टॉप कोडॉन, तो फंक्शनल कोडॉन कितने होंगे बच्चे? 3 कोडॉन किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता, तो हमारे पास फंक्शनल कोडॉन कितने हो जाएंगे? 64 माइनस 3 कितने हो जाएंगे? 61। क्लियर प्रेरक? नंबर ऑफ फंक्शनल तो हम लोग 61, टोटल कोडॉन 64। सब पे क्वेश्चन आते हैं, सबको ध्यान से समझिएगा। अब आइए 3rd प्रॉपर्टीज। 3rd प्रॉपर्टीज है जेनेटिक कोड आर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग नेचर।
जेनेटिक कोड कैसे होते हैं बच्चे? नॉन ओवरलैपिंग नेचर। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समझिए। ऐसा ले लें mRNA 5 प्राइम 3 प्राइम और ले लिए AUG UUU CCC GGG। तो हमने कोडॉन कितने ली बच्चे? 4। और 4 कोडॉन ली, 4 कोडॉन, 4 जेनेटिक कोड। और ये एमिनो एसिड भी कितने कोड करे? एमिनो एसिड कोड करे कितने? 4। तो इसे हम कौन से नेचर का मानते हैं? डिजेनरेट। डिजेनरेट नेचर कहने का मतलब 4 कोडॉन और 4 एमिनो एसिड को कोड करे तो कौन सा नेचर? नॉन ओवरलैपिंग। तो नॉन ओवरलैपिंग नेचर कहने का मतलब अगर हमने 4 कोडॉन ली, AUG किसको कोड करेगा? मिथियोनिन। UUU फेनाइलानिन। CCC प्रोलीन। GGG किसे? ग्लाइसिन। मतलब 4 एमिनो एसिड लिया और 4 कोडॉन को कोड करे तो क्या कहलाएगा? उसे हम कहते हैं कौन से नेचर? उसे कहते हैं हम आपको जो है नॉन ओवरलैपिंग। बट इसके भी एक्सेप्शन है बच्चे। एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन होगा 5174। 5174 ऐसी वायरस है और इस वायरस में क्या होती है? ओवरलैपिंग कोड, ओवरलैपिंग कोडन। तो मेडिकल एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बना देता है, ध्यान से समझिएगा। 4 कोडन 4 एमिनो एसिड को कोड किया तो नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड यूजुअली नॉन ओवरलैपिंग होती है, लेकिन आपने 11th में एक वायरस पढ़ा था 5174, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस था। और इस वायरस में क्या होते हैं? ओवरलैपिंग कोडन होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बना देगा, आंसर बताइएगा। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन बना देगा, इफ ओवरलैपिंग अलाउ, ओवरलैपिंग अलाउ हाउ मेनी possible amino acid get coded। कितने अमीनो एसिड को आप कोड कर सकते हैं जब ओवरलैपिंग अलाउ होगा? ये 4 स्पेसिफिक है, नहीं बच्चे, कोई भी रैंडम सीक्वेंस ले सकते हैं, वो तो हम आपको ऐसे दिए। अभी यही क्वेश्चन हम आपको दे दिया ऐसे, AUG UUU, वो तो हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहे हैं, CCC और GGG। अब बताइए बच्चे, अगर ओवरलैपिंग अलाउ हो तो कितने कोड आपको एमिनो एसिड को कोड कर सकता है? ओवरलैपिंग अलाउ, कोई बताएंगे आंसर? अगर ओवरलैपिंग अलाउ हो तो कितने को कोड करेगा? और नॉन ओवरलैपिंग नहीं अलाउ था, यही क्वेश्चन है, तो 4 जेनेटिक कोड कितने एमिनो एसिड को कोड कर रहे थे? 4 को। ओवरलैपिंग अलाउ हो तो कितने होंगे? क्या होगा आंसर? लक्षिता आपका आंसर है 1। नहीं बच्चे, ओवरलैपिंग नहीं अलाउ था तब तो कोड कर रहा था बच्चे 4 को। ओवरलैपिंग अलाउ होगी तो 1 4 से तो अधिक करेगा, तो 1 कैसे होंगे? कौशिका बच्चे 61, ना इतना नहीं। मुस्कान 3, कम तो होंगे नहीं बच्चे। ओवरलैपिंग अलाउ नहीं थे तो पॉसिबल कोडॉन कितना था? पॉसिबल आपको थे 4 एमिनो एसिड 4 आपको कोडॉन। अब 4 से तो अधिक ही होगा, तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान से समझिए। अगर ओवरलैपिंग अलाउ है तो कैसे कोडॉन होंगे? 16 20 नहीं। अब क्वेश्चन समझिए, देखिए AUG ऐसा आपने लिया, दूसरा लिया UUU, तीसरा क्या लिया बच्चे? CCC, और 4th लिया GGG। अब आंसर समझिएगा, समझिए, बोर्ड पर देखिए, सबका आंसर गलत है, अभी तक कोई आंसर सही पर नहीं पहुंचे। समझिए बच्चे, सही आंसर होगा 10। पारुल आपका 12 है, मुस्कान 16, प्रेरक आपका 20। समझिएगा कैसे आएगा 10, ध्यान से समझिए, बोर्ड पर देखिए। अगर जेनेटिक कोड में ओवरलैपिंग अलाउ होता तो कैसे बनता? यही क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ऐसा देखिए, AUG 1 एमिनो एसिड को कोड करेगा, 1 हो गया। दूसरा, अब आपको सेकंड समझना है, UUU 1 एमिनो एसिड को कोड किया, UGU थर्ड को, सेकंड को। क्या समझना है? ओवरलैपिंग अलाउ होगा तो 1 को लेफ्ट छोड़ दीजिए।
UGU किसको कोड करेगा? सेकेंड को। GUU थर्ड को। UUU फोर्थ को। फिर UUC फिफ्थ को। UCC सिक्स्थ को। CCU सेवेंथ को। फिर CCG एट्थ को। CGG नाइन्थ को और GGG टेंथ को। तो आंसर क्या होगा? 10। सबको समझ में आ गया या एक बार फिर से बताए? 1 एमिनो एसिड छोड़ता जाना है और पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालता जाना है। यहां देखिए फिर से बता देते हैं। AUG 1 एमिनो एसिड को कोड करेगा। क्लियर? हाँ, 2 बार देख लीजिए बच्चे। देखिए AUG किसको कोड करेगा? सब ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि अगर 4 कोडॉन दे देगा और पूछा जाएगा 4 और 5 दे देगा, पूछेगा पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। तो देखिए अगर ओवरलैपिंग अलाउ नहीं था तो 4 एमिनो एसिड आपको कोड होते थे 4 कोडॉन से। ओवरलैपिंग अलाउ होगा, बच्चे ध्यान से देखिएगा, ओवरलैपिंग अलाउ होगा तो AUG के आपको एक एमिनो एसिड को कोड करेगा। आप A को छोड़ दीजिए, UGU दूसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा। अब समझिएगा, फिर 1 और छोड़ दीजिए, GUU तीसरे को, ये फर्स्ट को कर रहा था, UUU फोर्थ को, UUC फिफ्थ को, UCC सिक्स्थ को, CCU क्योंकि ट्रिपलेट पैटर्न ही बनाना है, CCC आपको जो है सेवेंथ को, फिर आपको पूछा जाएगा CCG एट्थ को, CGG नाइन्थ को और GGG टेंथ को। तो 10 ही हुए, 20 नहीं बच्चे, 10। हाँ, उल्टा नहीं बनाना है बच्चे। प्रोडक्ट एक जेनेटिक कोड की रीडिंग हम आगे एक चीज बताएंगे बच्चे, जेनेटिक कोड 5 प्राइम से 3 प्राइम ही रीडिंग करता है, उल्टा नहीं जाएगा। समझ में आएगा? प्रोडक्ट आप 10 फॉरवर्ड और 10 बैकवर्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि जेनेटिक कोड की हमने अभी थर्ड प्रॉपर्टी देखी है। जब हम आगे प्रॉपर्टी देखेंगे तो एक लाइन लिखेंगे, जेनेटिक कोड कोलिनियर होता है और ये भी पोलैरिटी कैसे परफॉर्म करता है, 5 प्राइम 3 प्राइम। तो हमेशा रीडिंग की पैटर्न यही होगी, रिवर्स नहीं जाना है। क्लियर बच्चे? तो मेरे अंदाज से सबको ये थर्ड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमारे पास क्या है, अगर ओवरलैपिंग अलाउ होगी तो यही हमारे पास जो है वो 10 एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। क्या करना है, पहली एमिनो एसिड को ये कोड करेगा, फिर 1 छोड़ के आपको आगे बढ़नी है, फिर 1 लेफ्ट करके, ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकले। हाँ, इस आपको जेनेटिक कोड की थर्ड आगे प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसमें आएगा कि जेनेटिक कोड कैसे होंगे, कोलिनियर। तो मेरे अंदाज से सबको 3 प्रॉपर्टीज तो क्लियर हो गए कि जेनेटिक कोड आर ऑफ ट्रिपलेट नेचर, जेनेटिक कोड डीजेनरेट एंड जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग। अब इसके बाद जो रेस्ट प्रॉपर्टीज बच गए और वो हम कल डिस्कस कर लेंगे और फिर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर देंगे। तो जेनेटिक कोड की 7 और 8 प्रॉपर्टीज आते हैं, उसमें से हमने 3 देख ली, रेस्ट जो है आपको प्रॉपर्टीज कल देखेंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है जिससे हमें जेनेटिक कोड या किसी भी टॉपिक से, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन सारे बन जाए। और जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे में ना आपको बोर्ड पे ही करा देंगे, जिससे क्या हो एग्जाम में नए क्वेश्चन ना मिले। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे। बता दिया जाएगा बच्चे, सिलेबस बता दिया जाएगा, कॉमन पे बता दिया जाएगा, और आपके ग्रुप जो है उस पे बता दिया जाएगा, मुस्कान सिलेबस बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चे।